Hello everyone, now I'm going to teach mathematics of class 9. In our previous video, we learned till chapter 4. In this video, we start our chapter 5, which is related to Euclid geometry. So we know all definitions and axioms, postulates of Euclid geometry. Then we see our exercise. So firstly see definitions. Axioms. The basic facts which are accepted universally without proof are called axioms. हम एग्जीम्स किसे कहेंगे? तो द बेसिक फैक्ट्स, ऐसे फैक्ट्स विच आर एक्सेप्टेड यूनिवर्सली, जिसे यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लिया गया है विदाउट प्रूफ, बिना किसी प्रूफ के, उसे ही हम एग्जीम्स कहेंगे. सेकेंड है पोस्टुलेट्स. द बेसिक एजम्पशंस इन ज्योमेट्री which are universally true and are accepted without proof are called postulates. पोस्टुलेट्स हम किसे कहेंगे? द बेसिक एजम्पशंस इन ज्योमेट्री. एजम्पशन मतलब कोई मान लिया गया है, तो ऐसा एजम्पशन ज्योमेट्री का है व्हिच आर यूनिवर्सली ट्रू, जो कि यूनिवर्सली ट्रू है, एंड आर एक्सेप्टेड विदाउट प्रूफ, और बिना किसी प्रूफ के एक्सेप्ट कर लिया गया है, उसे ही हम पोस्टुलेट्स कहेंगे. नेक्स्ट है थ्योरम. और स्टेटमेंट that required of proof is called a theorem. अब थ्योरम उसे कहेंगे. और स्टेटमेंट, ऐसा स्टेटमेंट that required a proof, जिसके लिए हमें प्रूफ की आवश्यकता पड़ेगी, यानी ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया हो जिसे हम प्रूफ कर सकते हैं, वो उसे हम थ्योरम कहेंगे. अब हमको देखना है कि स्टेटमेंट हम किसे कहेंगे. फोर, स्टेटमेंट. A sentence which can be judged to be true or false is called a statement. अब स्टेटमेंट हम उसे कहेंगे. और सेंटेंस which can be judged to be true or false, कोई ऐसा सेंटेंस जिसे हम जज कर सके, या चेक कर सके, या पता कर सके कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स है, यानी सही है या गलत है, इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट. तो सही हम स्टेटमेंट कहेंगे. 5, कोरोलरी. और स्टेटमेंट whose truth can easily be deduced from a theorem is called its corollary. अब corollary किसे कहेंगे? और स्टेटमेंट whose truth can easily be deduced from a theorem, ऐसा स्टेटमेंट
जिसके मीन्स सत्यता हम बोल सकते हैं, ट्रूथ कैन इजिली बी डिड्यूस्ड, जिसकी सत्यता को हम किसी भी दिए गए थ्योरम से निकाल सकते हैं, उसे ही हम कोरोलरी कहते हैं। यानी कि आप कोई भी कोरोलरी जो दिया रहेगा वो किसी न किसी थ्योरम से निकला गया यही एक स्टेटमेंट होगा। 6 पॉइंट। A point is an exact location। पॉइंट है, पॉइंट जो है क्या है, वो एक एग्जैक्ट लोकेशन है। 7 लाइन सेगमेंट। द स्ट्रेट पाथ बिटवीन 2 points is called line segment। अब लाइन सेगमेंट हम किसे कहेंगे, द स्ट्रेट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का स्ट्रेट पाथ जो होगा उसे हम लाइन सेगमेंट कहेंगे। Next have ray। और लाइन सेगमेंट when extended indefinitely in one direction is called रे। अब हम रे किसे कहेंगे, तो लाइन सेगमेंट विच वन एक्सटेंडेड इंडिफिनिटली इन वन डायरेक्शन, ऐसा लाइन सेगमेंट जिसे हम किसी एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं उसे ही हम रे कहेंगे। नेक्स्ट है लाइन। और लाइन सेगमेंट व्हेन एक्सटेंडेड indefinitely in both the directions is called the line। अब हम लाइन किसे कहेंगे, तो लाइन सेगमेंट when extended indefinitely in both the direction, यानी ऐसा लाइन सेगमेंट जिसे हम दोनों साइड एक्सटेंड कर सकते हैं उसे ही हम लाइन कहेंगे। नेक्स्ट है हाफ लाइन। इफ ए बी एंड सी बी द पॉइंट्स ऑन अ लाइन एल, एक हम कोई लाइन एल लेट कर लिए हैं जो कि नीचे आपको फिगर समझा देते हैं, सच दैट अ लाइन such that A lies between B and C, and we delete the point A from line L. The two parts of L that remain are each called a हाफ लाइन। अब कोई एक लाइन हम ले लेते हैं भी जो कि एल है, इसके मिडिल में एक पॉइंट ए लेते हैं और फिर दो साइड से सी और बी ले लेते हैं। अब किसे कहेंगे हम हाफ लाइन, इफ ए बी एंड सी बी द पॉइंट्स ऑन अ लाइन एल, किसी एल को ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं, सच दैट ए लाइज बिटवीन बी एंड सी, इस तरह से वो है कि ए जो है सो बी और सी के बीच में लाई करता है, एंड वी डिलीट द पॉइंट ए फ्रॉम लाइन एल, और हम लाइन एल पर से पॉइंट ए को क्या करते हैं, डिलीट कर लेते हैं यानी हटा लेते हैं। द टू पार्ट्स ऑफ एल दैट रिमेन, उसके बाद जो दो पार्ट्स बच रहा है यहाँ पर हमें अलग अलग दो पार्ट्स, आर ईच कॉल्ड अ हाफ लाइन, इसी अलग अलग पार्ट को हम
हाफ लाइन बोलेंगे। अब नेक्स्ट है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स। Three or more than 3 points are said to be collinear if there is a line which contains them all. अब कोलिनियर पॉइंट्स किसे कहेंगे? 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स, 3 या उससे ज्यादा पॉइंट्स जब होंगे, आर सेड टू बी कोलिनियर, उसे हम कोलिनियर कहेंगे इफ देयर इज अ लाइन व्हिच कंटेन्स देम ऑल, यानी एक ऐसा लाइन हो जिसपे कोई वो तीनों पॉइंट या फिर उससे ज्यादा जो भी पॉइंट है वो, यानी सारा पॉइंट जब एक ही लाइन पे लाई करेगा तो उसे हम कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। 12 है परपेंडिकुलर लाइंस। Two lines are said to be perpendicular if they intersect at right angle. अब perpendicular lines हम किसे कहेंगे? Two lines are said to be perpendicular if they intersect at right angle, यानी अगर दोनों लाइन राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करेगा तो उसे हम परपेंडिकुलर लाइंस कहेंगे। 13 इंटरसेक्टिंग लाइंस। टू लाइंस हैविंग द कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन हम कहेंगे जब टू लाइंस हैविंग द कॉमन पॉइंट, किसी भी दो लाइन में अगर कोई एक कॉमन पॉइंट होगा तो उसे हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। नेक्स्ट है कंकरेंट लाइंस। थ्री और मोर लाइन intersecting at the same point are said to be concurrent lines. अब concurrent line हम किसे कहेंगे? थ्री और मोर लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट द सेम पॉइंट, थ्री या उससे ज्यादा लाइन जब एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो उसे हम concurrent lines कहेंगे। 15 plane. A plane is a surface. A plane is a surface such that every point of the line joining any 2 points on it lies on it. अब हम प्लेन किसे कहेंगे? अब प्लेन इज अ सरफेस, प्लेन एक सरफेस है such that every point of the line, इस प्रकार का कि पॉइंट का किसी भी लाइन का जो एवरी प्रत्येक पॉइंट होगा ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट, किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो लाइन बन रहा है उसके बीच में जितना भी पॉइंट आ रहा है वो क्या होगा, जिस पे लाई कर रहा है उसे ही हम प्लेन कहेंगे। 16 पैरेलल लाइंस। Two lines are said to be parallel
if they have no any common point. Two lines are said to be parallel. दो लाइन को हम पैरेलल कहेंगे if they have no any common point, अगर दोनों बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो. हम देखते हैं एक्सिम्स ऑफ यूक्लिड क्या है. एक्सिम्स ऑफ यूक्लिड, देयर आर 7 एक्सिम्स ऑफ यूक्लिड. यूक्लिड के टोटल 7 एक्सिम है. अब वो 7 एक्सिम्स क्या है वो हम देखते हैं. थिंग्स व्हिच आर equal to the same thing are equal to one another. और बच्चों हम देखते हैं कि इसका फर्स्ट जो एग्जाम है वो क्या है. थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग. कोई ऐसा चीज जो एक दूसरे चीज के इक्वल है. दैट मीन्स अगर हम कहते हैं कि x इक्वल टू जो है वो है y के, व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग, और मान लीजिए x इक्वल टू जो है वो z के भी है, तो उसके बाद दिया हुआ है कि थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. तो ये दोनों थिंग्स भी जो होगा या जो भी पॉइंट्स होगा, कोई नंबर होगा, वो क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा. दैट मीन्स अगर इफ x इक्वल टू y एंड इफ x इक्वल टू आल्सो z देन y इक्वल टू z. यही है इसका फर्स्ट एक्सिम. सेकेंड, इफ इक्वल्स आर एडेड to equals, the wholes are equal. अब जैसे किसी भी सेकेंड एग्जाम का रहा है कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, किसी भी दो इक्वल थिंग्स में अगर इक्वल चीज कोई भी हम ऐड करेंगे तो उसका जो ऐड करने के बाद होल रिजल्ट आएगा वो भी इक्वल ही होगा. दैट मीन्स कि अगर x इक्वल टू वाई दिया हुआ है तो अगर हम x प्लस 2 करते हैं तो वो भी इक्वल होगा y प्लस 2 के. थर्ड है, इफ इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन रिमाइंडर्स आर इक्वल. अब सेकेंड थर्ड का रहा है एग्जाम इसका, इफ इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स. जैसे ऐड में था तो इसी सब्ट्रैक्शन के लिए भी है कि अगर किसी भी दो इक्वल थिंग्स में इक्वल चीज ही सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो रिमाइंडर जो बचेगा वो क्या होगा, इक्वल होगा. दैट मींस क्या, इफ a इक्वल टू b देन a माइनस 2 इज इक्वल टू आल्सो b माइनस 2. अब इसका फोर्थ एग्जाम है, थिंग्स व्हिच coincide with one another are equal to one another. अब फोर्थ एग्जाम कहता है थिंग्स व्हिच coincide with one another. coincide मतलब वो एक दूसरे पे ही लाई कर जाना. जैसे इसी पॉइंट पे अगर कोई दूसरा लाइन भी लाई करेगा तो ये दोनों लाइन क्या होगा, coincide होगा. तो दे रहा है कि इफ थिंग्स व्हिच coincide with one another are equal to one another. जैसे अगर ये पॉइंट L है, इसी पर कोई पॉइंट M भी coincide कर रहा है तो L इक्वल टू क्या होगा, M होगा. फिफ्थ है, the whole is greater than the part. फिफ्थ एग्जाम कह रहा है कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, यानी कोई भी चीज का जो होल मींस पूरा होगा वो उसके पार्ट से ऑब्वियसली होगा, जो बड़ा ही होगा. तो फिफ्थ है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट. एग्जाम नंबर 6 है थिंग्स व्हिच आर
double of the same thing are equal to one another. एग्जाम्पल नंबर 6 का रहा है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग। ऐसा कोई थिंग्स जो क्या होगा, डबल होगा सेम थिंग्स का। जैसे x इक्वल टू अगर y है 2x इक्वल टू y भी होगा। 7 एग्जाम्पल नंबर 7 लास्ट एग्जाम्पल थिंग्स विच आर halves of the same thing are equal to one another. सेवन नंबर एग्जाम है थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग। सेम थिंग का हाफ्स जो होगा, जैसे अब कहीं पर है कि x by 2 इज इक्वल टू y by 2, दैट मीन्स कि x इक्वल टू y भी होगा। यही हो गया एग्जाम नंबर 7। तो ये टोटल एग्जाम्स थे यूक्लिड के साथ। अब हम देखते हैं इसके जो 5 पोस्टुलेट्स हैं वो क्या क्या हैं। 5 पोस्टुलेट्स ऑफ यूक्लिड्स। postulates of Euclid. There are 5 postulates of Euclid. क्या क्या है अब? फर्स्ट postulate 1, a straight line may be drawn from any one point to any other point. अब इसका पोस्टुलेट 1 क्या कहता है ये मुझसे समझते हैं। और स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, यानी कोई भी स्ट्रेट लाइन जो होगा उसे हम ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक में। सेकेंड पोस्टुलेट 2, a terminated line can be produced indefinitely. अब इसका पोस्टुलेट 2 कहता है कि और टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडिफिनिटली। टर्मिनेटेड मतलब हो गया जो टर्मिनेट किया गया, हटा दिया गया, वो लाइन जो होता है उसे हम इंडिफिनिटली प्रोड्यूस यानी आगे बढ़ा सकते हैं किसी भी लाइन को। थर्ड पोस्टुलेट 3, अब पोस्टुलेट 3 क्या कहता है आइए उसे हम देखते हैं। A circle can be drawn from any center and any radius. अब थर्ड पोस्टुलेट है कि a circle can be drawn from any center and any radius, यानी किसी भी सेंटर और किसी भी रेडियस के द्वारा हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। नंबर 4 है पोस्टुलेट 4, all right angles are equal to one another. अब पोस्टुलेट 4 है कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, यानी जितने भी राइट एंगल्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो ये 4 पोस्टुलेट थे। अब लास्ट इसका जो पोस्टुलेट 5 है आइए हम उसे देखते हैं। पोस्टुलेट 5 या फिर इसे ही हम एक और नाम से जानते हैं प्लेफेयर्स एक्सिम। If a straight line falling on two straight line makes the interior angle
on the same side of it taken together less than 2 right angles, then the two straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of the angles is less than 2 right angles। और ये बच्चों हम समझते हैं पोस्टुलेट 5 या फिर प्लेफेयर जो प्लेफेयर एक्सिम जो है वो क्या है। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, कोई स्ट्रेट लाइन है, फॉलिंग मतलब होता है गिरना, इसमें हम गिरना मतलब नहीं है, किसी भी इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, किसी भी दो दिए गए स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन है इस पे कोई लाइन अगर आपको उसे हम फॉली कहेंगे। मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट, इसका इंटीरियर एंगल जो हो गया सेम साइड का ऑफ इट टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स, ये जो होगा दोनों का सम जो होगा लेस देन वो 2 राइट एंगल्स के, देन द 2 स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली, तो इस दोनों स्ट्रेट लाइन को अगर इंडेफिनिटली प्रोड्यूस हम करते हैं, मीट ऑन दैट साइड ऑन व्हिच द सम ऑफ द एंगल्स इज लेस देन 2 राइट एंगल, तो ये वहां मीट करेगा जहां पे इस दोनों एंगल का सम जो होगा वो 2 राइट एंगल से लेस होगा यानी कम होगा। तो बच्चों यही आपके चैप्टर 5 की थ्योरीज है। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपको डेफिनेशंस लिखने हैं और कुछ क्वेश्चन है तो आप उसे सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से प्रॉब्लम होता है तो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दिया गया है इसका सॉल्यूशन, वहां से आप चेक कर लेंगे। अपने अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। थैंक यू।